तो हम लोग लास्ट क्लास में हाइड्राइड्स का डिस्कशन देख रहे थे, जिसमें आपने देखा कि हाइड्राइड्स के 3 क्लासिफिकेशन हैं, आयनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। नंबर 2 कोवेलेंट हाइड्राइड, जिसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं, एंड नंबर 3 मेटालिक हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो इसमें आयनिक हाइड्राइड का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। एक बात मुझे और एक्सप्लेन करनी है, तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो डिफरेंट बेसेस हैं उनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को देखें, तो जो H नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, H नेगेटिव सबसे ज्यादा बेसिक है। H नेगेटिव के बाद फिर हम कंसीडर करते हैं हम लोगों को दिख ही नहीं था। तो H नेगेटिव सबसे ज्यादा बेसिक है। H नेगेटिव के बाद फिर R नेगेटिव, R नेगेटिव के बाद NH2 नेगेटिव, फिर RO नेगेटिव और फिर OH नेगेटिव। मैंने बताया था कि अगर हम कैटायन फिक्स कर ले, जैसे सोडियम आयन सबसे अटैच कर दें, तो आप इन कंपाउंड्स का ऑर्डर आप बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हो। तो NaH सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर RNA एल्काइल सोडियम बोलते हैं, फिर उसके बाद सोडामाइड, उसके बाद सोडियम एल्कोक्साइड और फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर NaH क्या होगा? सुपर 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 स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मतलब सुपर बेस। अब जरा आगे देखो, जैसे यहां पे कुछ रिएक्शंस गिवन है कि अगर हम H नेगेटिव को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कराएं, ठीक है, अगर आप इसको, ये इसने रिएक्शन को सही से लिखा नहीं है, जैसे मान लो हमारे पास ये एल्काइन है, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने इस एल्काइन को कंसीडर किया। अब इस एल्काइन को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? H नेगेटिव के साथ। तो अगर हम इसको H नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा भाई? H नेगेटिव क्या करेगा? H नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, ठीक है। H नेगेटिव यहां से क्या रिमूव कर लेगा? H पॉजिटिव रिमूव कर लेगा। तो H नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर के क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब एल्काइन की जब रिएक्शन पढ़ोगे ना, तो उसमें ये रिएक्शन आती है। अगर हम हाइड्राइड आयन को टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या? अगर एल्काइन के कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो वो टर्मिनल एल्काइन। अगर एल्काइन के कार्बन से हाइड्रोजन नहीं अटैच है तो फिर वो क्या है? नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। अब उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। परसेंटेज एस करेक्टर, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम है 50%, तो इस वजह से ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे अटैच हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो जाए, क्योंकि बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर ज्यादा। समझ में? तो ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है?
उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज को आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रखोगे तो वो अनस्टेबल होगा, बट अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रखोगे तो वो स्टेबल होगा। इस वजह से यहां पे ये रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है। बट अगर आप यही रिएक्शन एल्केन के साथ परफॉर्म करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, एल्केन के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो H नेगेटिव को अगर अमोनिया से रिएक्ट कराए तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस और अमाइड है। ठीक है, H नेगेटिव को एल्कोहल से रिएक्ट कराए तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस और एल्कोक्साइड है। ठीक, H नेगेटिव को वाटर से रिएक्ट कराया क्या बन गया, OH नेगेटिव और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि देखो यहां पे H नेगेटिव किसको रिप्लेस कर रहा है, R नेगेटिव को। यहां पे H नेगेटिव किसको रिप्लेस कर रहा है, NH2 नेगेटिव को। यहां पे H नेगेटिव किसको रिप्लेस कर रहा है, RO नेगेटिव को। यहां पे H नेगेटिव किसको रिप्लेस कर रहा है, OH नेगेटिव को। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, मोर बेसिक कंपाउंड लेस बेसिक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है, ये पॉसिबल है। ठीक है, a more basic compound can displace a less basic compound, but converse is not true. देखो यहां पे लिखा हुआ है कि रिवर्स रिएक्शन ऑफ दीज आर नॉट पॉसिबल। अगर हम इन रिएक्शन का रिवर्स को कंसीडर करें तो वो पॉसिबल नहीं। आप स्टेटमेंट लिख लेना, a more basic compound can displace a less basic compound. A more basic compound can displace a less basic compound, but converse is not true. A more basic compound can displace a less basic compound, but converse is not true. इसी तरीके से आप बोल सकते हो, a more acidic compound can displace a less acidic compound, but converse is not true. मतलब कोई दो कंपाउंड हो, एक लेस एसिडिक है, मोर एसिडिक है, जो लेस एसिडिक वाला है वो उससे कंपेयर में मोर बेसिक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एसिडिक कैरेक्टर अलग है, बेसिक कैरेक्टर अलग है। कुछ कंपाउंड को आप बोल सकते हो वो एम्फोटरिक है, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव कर सकते हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो बात कुछ समझ में आती है। ठीक है, बाकी आप हर एसिड को बेस बोल दो, हर बेस को एसिड बोल दो, तो ये बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे अब हम मान लो कंसिडर करते हैं हमारे पास है H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 को हमने रिएक्ट कराया NaCl के साथ। H2SO4 को किससे रिएक्ट कराया, NaCl के साथ। तो यहां पे क्या बन जाएगा, HCl प्लस NaHSO4। NaHSO4। तो अब अगर आप देखो तो H2SO4 किसको डिस्प्लेस कर रहा है, HCl को। H2SO4 किसको डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे HCl को डिस्प्लेस कर रहा है ना। कहां से, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो अगर H2SO4 और HCl को देखे, वैसे तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, H2SO4। H2SO4 इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ HCl, आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था। ठीक है, तो मोर एसिडिक कंपाउंड लेस एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर। अब इसी तरीके से अगर मान लो आप कंसिडर करते हो HCl को, और HCl को आप रिएक्ट कराते हो सोडियम एसिटेट के साथ, CH3COO Na के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस NaCl। ठीक, अब आप देखो HCl किसको डिस्प्लेस कर रहा है, एसिटिक एसिड को। हो सकता है क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तो मोर एसिडिक कंपाउंड लेस एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है। बट क्या ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में फिजिबल है, नहीं फिजिबल। समझ में आया। तो
अब जरा आगे देखो, बोले कि रिवर्स रिएक्शन ऑफ दीज आर नॉट पॉसिबल। फिर आगे लिखा हुआ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन, in presence of hydride ion H2O behaves as strong acid। हाइड्राइड आयन की प्रेजेंस में H2O कैसा बिहेवियर दिखाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेवियर दिखाता है, वायलेंटली रिएक्शन प्रोसीड करती है। क्योंकि ये कमाल वाटर का नहीं है, ये कमाल H नेगेटिव का है। क्योंकि H नेगेटिव क्या है? एक्सट्रीमली पावरफुल बेस है। तो एक्सट्रीमली पावरफुल बेस होने की वजह से वो वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करता है। क्लियर? तो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन वाटर बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर आगे बोले सेलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सेलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन गैस। तो कोई भी सैलाइन हाइड्राइड आप ले लो, मतलब कोई भी एल्कैली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड ले लो, वो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब यहां पे देखो, जैसे बोल रहे LiAlH4 अ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कल मैं बता रहा था इस बात को, ठीक है। तो बोल रहे कि लिथियम हाइड्राइड इज अनरिएक्टिव विथ, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। लिथियम हाइड्राइड इज अनरिएक्टिव विथ ऑक्सीजन क्लोरीन एट मॉडरेट टेम्परेचर, हेंस यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सम यूजफुल हाइड्राइड्स। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम लिथियम हाइड्राइड को यूज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स को प्रोड्यूस करने के। अब वो हाइड्राइड में जैसे ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो इसको बनाने के लिए यूज करते हैं लिथियम हाइड्राइड को। लिथियम हाइड्राइड क्या है? सेलाइन हाइड्राइड है। तो सेलाइन हाइड्राइड को हम यूज कर रहे हैं किसको प्रोड्यूस करने के लिए? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब आपसे बोला जाए क्या आप पोटेशियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, क्या आप रुबिडियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो? तो जवाब होगा नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पोटेशियम हाइड्राइड और रुबिडियम हाइड्राइड और ज्यादा रिएक्टिव है। ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्राइड की प्रेजेंस का तो अपना इफेक्ट है ही, साथ में वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो किसके साथ प्रेजेंट है। समझ में? हाइड्राइड जिस मेटल के साथ प्रेजेंट है, जैसे जैसे उस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, क्या होगा? हाइड्राइड का बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। ठीक, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, यहां पे तो लिखा नहीं है, लिख लो, इस बात को लिख लो। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल, as the electropositivity of metal, as the electropositivity of metal along with hydrogen is present, as the electropositivity of metal along with hydrogen is present, increases basic character of hydride also increases. Basic character of hydride also increases. अब ध्यान देना बेटा, ये बात सिर्फ हाइड्राइड के लिए नहीं ट्रू है, ये हाइड्रोक्साइड के लिए भी ट्रू है। समझा कि नहीं? ऑब्वियसली, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है। अब आपसे बोला जाए इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे कम कौन होगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ऐसे आप बोल सकते हो एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक होगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर? तो जैसे जैसे मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, उस मेटल के साथ जो बेस एनायन प्रेजेंट है, ठीक है, मेटल के साथ जो बेस एनायन प्रेजेंट है, उस कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है? अब अगर आप एल्युमिनियम हाइड्राइड को ले लो, तो एल्युमिनियम हाइड्राइड
उतना मतलब जो उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्राइड है, क्योंकि एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफी कम है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो बोले लिथियम हाइड्राइड इज अनरिएक्टिव विथ ऑक्सीजन क्लोरीन एट मॉडरेट टेम्परेचर, हेंस यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सम यूजफुल हाइड्राइड्स। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिथियम हाइड्राइड को अगर हमने एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, मैंने बताया था ये डाइमर है AlCl3 का, ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बन गया और लिथियम क्लोराइड। इसी तरीके से लिथियम हाइड्राइड को अगर हम डाइबोरेन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड बन जाएगा, LiBH4, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है NaBH4 इज मोर कॉमन, ठीक है, NaBH4 इज मोर कॉमन। तो अगर आपको NaBH4 बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो ये रिएक्शन है, सोडियम हाइड्राइड को B2S6 से रिएक्ट करा करके NaBH4 बना लिया। लेकिन इस रिएक्शन को आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिथियम हाइड्राइड तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पे अनरिएक्टिव था, सोडियम हाइड्राइड रिएक्टिव होगा। तो मॉडरेट टेम्परेचर नहीं बल्कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिए बता रहे हैं कि ये एल्डिहाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एसिड हैलाइड को, एस्टर को, इन सबको रिड्यूस करके क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, सबको रिड्यूस करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। अगर हम इसको अमाइड के साथ ट्रीट करें, अमाइड के साथ रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, कुणाल अगर अमाइड के साथ हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ट्रीट करते हैं, अरे भाई ऐसे बहुत कलाकार है। अभी तो 2 महीने कोविड की डिमांड की जा रही है, 2 महीने और एक दौर और जब जब एग्जाम है कोविड आ जाए। तो अगर हम अमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। अमाइड से क्या बन जाता है, अमाइन। बाकी जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है अगर उनके साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिड्यूस करोगे, एल्कोहल बनेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस करोगे, अमाइन बनेगा। कहां पे? नहीं, नाइट्रोजन ज्यादा पावरफुल। ये CO तो रिड्यूस होना ही है, सब में रिड्यूस होना है, यहाँ भी CO सब में है, ये सब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो, अगर यहां पे बोल रहे हैं कि हाइड्राइड कैन नेवर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ एल्केन। अभी मैंने बोला था ना कि एल्केन को अगर आप हाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे तो वहां हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि एल्केन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज, तो उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25%। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। हाइड्राइड कैन नेवर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ एल्कीन। अब जरा देखो, ये तो आयनिक हाइड्राइड की एनालिसिस हो गई,
इसके बाद कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को डिस्कस किया जा रहा है। पहले एनसीईआरटी में देखो क्या इंफॉर्मेशन, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो बोले कि डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स molecular compounds with most of the p block elements. Most familiar examples are methane, ammonia, water and hydrogen fluoride. ठीक है, ये सब क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल्स आर मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF. फॉर कन्वीनियंस, हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स have also been considered as hydrides. Being covalent, they are volatile compounds. तो यहां पे बोल रहा है कि for convenience, hydrogen compounds of non-metals have also been considered as hydrides. तो इसका मतलब कि covalent और molecular hydride किनको बोलोगे? Non-metallic hydrides को covalent और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोला जाएगा। ऑब्वियसली नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में मिलते हैं? पी ब्लॉक में मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स हैं उनके हाइड्राइड को हम इस कैटेगरी में रखेंगे। तो ये कोवेलेंट है और वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। फिर आगे बोले मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स इन देयर ल्यूइस स्ट्रक्चर। तो इनको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, जो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे बोरॉन का जो हाइड्राइड है डाइबोरेन, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो उसको आप इस कैटेगरी में रखोगे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, जैसे कार्बन का हाइड्राइड, अगर आप देखो तो वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है। और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कौन है? कार्बन के आगे वाला जो ग्रुप है उनके हाइड्राइड, जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, फ्लोरीन का हाइड्राइड है। वहां पे आप देखोगे तो जिस एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से वो ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो 3 क्लासिफिकेशन फर्दर है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में किसको आप रखोगे? ग्रुप 13 एलिमेंट के हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में ग्रुप 14 एलिमेंट के हाइड्राइड, और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में ग्रुप 15, 16 एंड 17। फिर आगे देखो, एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड एज द नेम सजेस्ट हैज टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग इट्स कन्वेंशनल ल्यूइस स्ट्रक्चर. Diborane is an example. In fact, all elements of group 13 will form electron deficient compounds. What do you expect from their behavior? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो इस वजह से वो ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करना चाहिए। तो दे एक्ट एज ल्यूइस एसिड, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू राइट देयर कन्वेंशनल ल्यूइस स्ट्रक्चर्स. All elements of group 14 form such compounds. For example, methane, which are tetrahedral in geometry. तो कार्बन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मेथेन है, साइलेन है, साइलेन किसको बोलेंगे? SiH4. SiH4, तो वो क्या हो जाएगा? साइलेन। ठीक है, तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम का हाइड्राइड जर्मेन, GeH4। ठीक है, CH4, SiH4, GeH4, फिर उसका SnH4 और PbH4। अब इसमें जो नीचे वाले हाइड्राइड्स है बहुत अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, बोले इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स which are present as lone pairs. Elements of group 15 to 17 form such compounds. बोले अमोनिया हैज 1 लोन पेयर, वाटर हैज 2 लोन पेयर, HF हैज 3 लोन पेयर।
What do you expect from the behavior of such compounds? So obviously they act as Lewis pair. The presence of lone pair on highly electronegative atoms like nitrogen, oxygen, and fluorine in hydrides results in hydrogen bond formation between the molecules. This leads to the association of molecules. तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात तो आपको पता ही है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया। अब जैसे देखो यहाँ पे एक सॉल्व प्रॉब्लम गिवन है, क्या बोल रहा है? वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द हाइड्राइड्स ऑफ देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स, गिव रीजन। तो आप बोलोगे नहीं, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो इनके इस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स होंगे उनके हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है। तो यही बात यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा हुआ मिल जाएगा। बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अमोनिया, वाटर एंड HF देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर। एक्सपेक्टेड है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। On the basis of molecular masses of ammonia, water and HF, their boiling points are expected to be lower than those of the subsequent group member hydrides. However, due to higher electronegativity of nitrogen, oxygen and fluorine, the magnitude of hydrogen bonding in their hydrides will be quite appreciable. Hence, the boiling points of ammonia, water and HF will be higher than the hydrides of their subsequent group members. ठीक है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कंडीशन होती है? हाइड्रोजन जो है जिस एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है उस एटम को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए। जिस एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए। और उसके साथ एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसमें प्रेजेंट एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, साइज छोटा हो और उसके ऊपर लोन पेयर। समझ में आया? तो अब देख लो भाई नोट्स में क्या गिवन है इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के बारे में। चलो एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा एनसीईआरटी। तो देखो वो यहाँ पे बोला है डाई हाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विथ मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ आपको नॉन मेटालिक भी लिखना चाहिए। जो आप यहाँ पे मेटलोइड का केस बता रहे थे, हाँ वो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। जैसे लेड का जो हाइड्राइड है, लेड का हाइड्राइड को अगर हम कंसिडर करें तो वो कुछ आयनिक हाइड्राइड जैसा बिहेव करता है। ठीक है, पर आप एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, वो ग्रुप के साथ कंसिडर करें। तो डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विथ मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? दे आर वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो ये वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं। फिर वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में 3 क्लासिफिकेशन है: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में बोल रहे हैं कि हाइड्राइड्स इन विच octet of central atom is incomplete are called electron deficient hydride. Group 13 elements form electron deficient hydrides. ठीक है, they are Lewis acids, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इसका एग्जांपल में B2S6 है, AlS3 है, BH2 को भी आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, S3 लिखा हुआ, BH2 होना चाहिए, BH2। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ना, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है।
कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेटिंग है इसमें। फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड में क्या बोल रहा है कि दे आर द कंपाउंड्स which have the required number of electron to write conventional Lewis structure. सेंट्रल एटम यहाँ पे टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। ग्रुप 14 फॉर्म दीज कंपाउंड्स। तो इन हाइड्राइड्स को कौन फॉर्म करेगा? ग्रुप 14 है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो ये ल्यूइस एसिड या ल्यूइस बेस की तरह एक्ट नहीं करेंगे। फिर उसका तीसरा क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। बोला द हाइड्राइड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ग्रुप 15 to 17 फॉर्म दीज हाइड्राइड्स, दे आर ल्यूइस बेसेस, ठीक है। ये ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करते हैं जैसे अमोनिया, वाटर, HF। फिर यहां पे बोले द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर on highly electronegative atoms like nitrogen, oxygen, fluorine in hydrides results in hydrogen bond formation between the molecules. This lead to association of molecules, means the compounds would have high melting and boiling points. फिर उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन डिस्कस किया जा रहा है मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसको देखो, बोला these are formed by many D block and F block elements. तो कौन फॉर्म करेगा इसको? D block और F block elements. However, the metals of group 7, 8 and 9 do not form hydride. बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 ये भी पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ग्रुप 7 कौन सा है? मैग्नीज वाला ग्रुप। ग्रुप 8 आयरन ग्रुप। ग्रुप 9 कौन सा ग्रुप? कोबाल्ट ग्रुप, ठीक है। कौन कौन सा ग्रुप? मैग्नीज ग्रुप, आयरन ग्रुप, कोबाल्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं ये हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते। तो these are formed by many D block and F block elements. However, the metals of group 7, 8 and 9 do not form hydride. Even from group 6, अगर ग्रुप 6 की बात करें, ओनली क्रोमियम फॉर्म CrH। अगर हम ग्रुप 6 एलिमेंट को कंसिडर करें तो सिर्फ क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है। क्लियर? 7, 8, 9 का एक भी एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता। ग्रुप 6 से सिर्फ क्रोमियम हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है। These hydrides conduct heat and electricity, ठीक है, though not as efficiently as their parent metals do. तो बोल रहे हैं कि ये जो हाइड्राइड्स हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं लेकिन उतना एफिशिएंटली नहीं कराते जितना कि पेरेंट मेटल कराता है। जैसे CrH है तो CrH को किससे कंपेयर करें? क्रोमियम के साथ। CrH को क्रोमियम के साथ कंपेयर करें तो जितना इफेक्टिवली क्रोमियम हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराएगा उतना इफेक्टिवली CrH हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराएगा। Unlike saline hydrides, they are almost always non-stoichiometric. जैसे सेलाइन हाइड्राइड को हम कंसिडर करते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं, जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं वो कैसे होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स होते हैं। बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंट होता है, मेटल नहीं, हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंथेनम का हाइड्राइड है, देखो लैंथेनम की वैलेंसी 3 है, तो हाइड्राइड अगर लैंथेनम बनाता है स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड तो क्या बनाता है? LaS3। क्या बनाना चाहिए था इसको? LaS3, बट बना क्या रहा है? LaH 2.87। तो आप देख सकते हो एक लैंथेनम के करस्पॉन्डिंग 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, बट यहाँ पे एक लैंथेनम के करस्पॉन्डिंग 2.87 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन डेफिशिएंट है। इसी तरीके से देखो इटर्बियम
इटर्बियम ये भी लैंथेनम वाले ग्रुप में है? कौन से ग्रुप में है? ये स्ट्रॉन्डियम वाला, कौन से ग्रुप में? स्टैंडियम वाला, स्कैंडियम वाले ग्रुप में? सर लेंथेनॉइड से लेंथेनॉइड ब्लॉक है और और सीरीज है नहीं, लैंथेनम से तो शुरू होगा ना। लैंथेनम के बाद, लैंथेनम के बाद सीरियम आता है। ये लैंथेनम के नीचे तो एक्टिनियम है, तो इसका मतलब है कि मुझे लग रहा है कि ये स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद इटर्बियम है क्या? स्कैंडियम, इटर्बियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ये एक ही ग्रुप में है, यही ना? स्कैंडियम, ये फिर इटर्बियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। लेंथेनॉइड से जो डबल वाइट, मैंने नहीं बोला लैंथेनॉइड है, इसने बोला लैंथेनॉइड। ये टर्बियम के तो होता है सर, हाँ, ये टर्बियम वो डबल वाइट, टर्बियम अलग है भाई, ये इटर्बियम है। सिंपल सेंस नहीं क्या बात करें, वो टीबी है और ये वाईबी है। ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है? तो इस हिसाब से आप देखो तो ये टर्बियम क्या बना रहा है? YbH 2.55 और ये क्या बना रहा है? LaH 2.87। टाइटेनियम को आप देखो तो टाइटेनियम बना रहा है TiH 1.5 to 1.8। इसका अगर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता तो क्या होता? सर वाईबी या टर्बियम लेंथेनॉइड ही है। YB, यस उसका सिंबल वाई है जो आप बोल दिखाना। टर्बियम, अच्छा टर्बियम भी यहीं पे है। वो सर ये सेम ही है ना वाई से, वाईबी, टर्बियम वाई। ठीक है। एटॉमिक नंबर 70। तो मतलब ये हो गया F ब्लॉक एलिमेंट, इटर्बियम F ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है? टाइटेनियम D ब्लॉक, जिरकोनियम टाइटेनियम वाले ही ग्रुप में है, वेनेडियम ये भी D ब्लॉक में है, निकिल, पैलेडियम, ये सब हाइड्राइड बना रहे हैं, लेकिन ये सारे हाइड्राइड्स क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये सारे हाइड्राइड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। बोला इन सच हाइड्राइड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स हैं, उनमें लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होता। Law of definite or constant proportion do not hold good in metallic hydride. Law of definite और constant proportion क्या बोलता है? अगर हम 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को फिक्स्ड मास रेशियो में रिएक्ट कराएं तो एक फिक्स्ड कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखो आगे बोल रहा है कि अर्लियर इट वाज थॉट दैट इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिसेस इन द मेटल लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप। मतलब क्या, पहले लोग ये समझते थे कि ये जो मेटालिक हाइड्राइड बन रहा है वो मेटालिक हाइड्राइड कैसे बना? एक मेटल का क्रिस्टल लैटिस था, प्योर मेटल का क्रिस्टल लैटिस था, और उसमें जो वायर्ड स्पेसेस थे उन्हीं वायर्ड स्पेसेस में आकर के हाइड्रोजन फिट हो गए।
मतलब बिना मेटल के लैटिस को चेंज किए हुए हाइड्रोजन आके फिट हो जाता है, ऐसा लोग समझते थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन जो पेरेंट मेटल का लैटिस है उसको चेंज कर देता है। समझ में आया? तो बोला कि अर्लियर इट वाज थॉट दैट इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिसेस इन द मेटल लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप। कॉन्सिक्वेंटली दे वर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोला गया। बट बाद में ऑब्जर्व किया, बोल रहे हाउएवर रिसेंट स्टडीज हैव शोन that except for hydrides of nickel, palladium, cerium and actinium, अब ये याद रखना है आपको, निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टिनियम, इनमें हाइड्रोजन के आने के बाद लैटिस चेंज नहीं होता। हाँ, बाकी जितने भी ये मेटालिक हाइड्राइड्स है सब में पेरेंट मेटल का लैटिस और हाइड्राइड में प्रेजेंट मेटल का लैटिस अलग अलग होता है। So, however, recent studies have shown that except for hydrides of nickel, palladium, cerium, and actinium, other hydrides of this class have lattice different from that of the parent metal. क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन को समझ करके पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो बस ये कहानी ही लगेगी। तो ये हमेशा फोकस करना है कि किस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये समझते हुए प्रोसीड करो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से मेटल हाइड्राइड का लैटिस, इनमें से कौन से मेटल हाइड्राइड का लैटिस पेरेंट मेटल के लैटिस जैसा होता है। तो ये चार मेटल जो है, अगर इनका हाइड्राइड है तो आप बोलोगे कि मेटल का पेरेंट मेटल का लैटिस और मेटल हाइड्राइड का लैटिस सेम होगा। इनके अलावा अगर कोई ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल आपको दिख रहा है तो उसमें लैटिस डिफरेंट होगा। ये क्लियर हो गया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई। फिर आगे बोले द प्रॉपर्टी ऑफ absorption of hydrogen on transition metals is widely used in catalytic reduction oblique hydrogenation reaction for the preparation of large number of compounds। तो बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल के ऊपर हाइड्रोजन का अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वैसे एब्जॉर्प्शन गलत टर्म यूज किया है, एडजॉर्प्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजॉर्प्शन होना चाहिए, इसको चेंज करो, ये एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है। क्या होता है एडजॉर्प्शन? सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस पे आकर के हाइड्रोजन रिटेन हो जाता है, मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन आकर के रिटेन हो जाता है। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमेना। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ hydrogen on transition metals is widely used in catalytic reduction oblique hydrogenation reaction for the preparation of large number of compounds. Some of the metals, for example palladium, platinum, can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as its storage media. निकल से ज्यादा इफेक्टिवली पैलेडियम और प्लैटिनम एब्जॉर्ब करते हैं। उसके पीछे वजह ये होती है कि जब आप निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम को देखो, ये एक ही ग्रुप के मेटल है। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो पुअर शेडिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में जा रहे हैं, एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो वो एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो पुअर शेडिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पुअर शेडिंग इफेक्ट अगर क्रिएट करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रोजन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा। समझ में?
तो ज्यादा वॉल्यूम हाइड्रोजन का कौन रिटेन करेगा? प्लैटिनम। उससे कम पैलेडियम, सबसे कम निकल। अरे कर रहे थे, अब हायर लेवल पे आओगे तो पैलेडियम और प्लेटिनम भी खूब दिखेंगे तुम्हें। तो अब ये देखो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे लिए एक एडवांटेज देगा। क्या एडवांटेज देगा भाई? हाइड्रोजन को स्टोर करना है चैलेंज। हाइड्रोजन के स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये एक लाइटर गैस है। अगर आपको थोड़ा अमाउंट हाइड्रोजन का स्टोर करना है तो उसके लिए आपको बहुत भारी सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत हैवी सिलेंडर यूज करना होता है हाइड्रोजन के स्टोरेज के लिए, क्योंकि एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए सिलेंडर का वॉल जो है वो थिक होना चाहिए। तो अब मतलब जो है हाइड्रोजन का थोड़ा अमाउंट के लिए हैवी सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन को यूज करने में अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन का स्टोरेज जो है ना किसी सॉलिड सरफेस पे मतलब जो अगर हो जाए तो सॉलिड सरफेस पे अगर हाइड्रोजन को स्टोर कर लिया जाए तो फिर उस हाइड्रोजन को हम ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। मतलब गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन का स्टोरेज या लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन का स्टोरेज बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देखो जो है हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। उसको लिक्विफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत हाई प्रेशर यूज करना पड़ेगा। अब उतना हाई प्रेशर आपको सिलेंडर में भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। अब मान लो कि हाइड्रोजन को आप 500 एटमॉस्फेयर 600 एटमॉस्फेयर पे स्टोर कर रहे हैं। अब 600 एटमॉस्फेयर प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए क्या ये एलपीजी सिलेंडर में भर दोगे उसको? ये तो 5 एटमॉस्फेयर में फट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 500 एटमॉस्फेयर पे स्टोर करना है, उसके लिए हैवी सिलेंडर यूज करने होते, तो ये प्रॉब्लम है। बोले some of the metals, for example palladium, platinum can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as its storage medium. हम लोग कनेक्टेड है? ठीक। तो बोला कि दिस प्रॉपर्टी हैज हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी ये इंफॉर्मेशन को ना चैप्टर के एंड में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया हाइड्रोजन इकोनॉमी के नाम से। चैप्टर के एंड में आप देखो हाइड्रोजन इकोनॉमी, डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इसमें काफी डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की गई। तो अब जरा आप नोट्स देखना भाई, क्या है इंफॉर्मेशन यहाँ पे। मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, थर्ड क्लासिफिकेशन। दे आर फॉर्म्ड बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है, ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। इसमें वो डिस्कस नहीं किया गया। अमंग ग्रुप 6 लिखा हुआ है, इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है, फिर बोले कि हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये हाइड्राइड नहीं बनाते। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। फिर आगे देखो बोले दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल के कंपेयर में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पुअरली करा पाते हैं। ठीक है, नहीं वैलेंसी जैसे मैंने बोला कि ना कि लैंथेनम की वैलेंसी 3 है। वैलेंसी अगर 3 है तो हाइड्राइड LaS3 होना चाहिए, बट हाइड्राइड का फॉर्मूला LaS3 नहीं है।
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, मतलब जितना हाइड्रोजन होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग उससे कम होता है। अरे बनता वैसे ही है भाई जैसे बाकी कंपाउंड बनते हैं, बट यहाँ पे वैलेंसी के अकॉर्डिंग। अब तुम अगर इस हिसाब से जाओ तो क्रोमियम की वैलेंसी क्या होती है? 1 तो नहीं होती ना, 1 नहीं होती कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी लोवेस्ट वैलेंसी 2 होती और हाईएस्ट वैलेंसी ये मैग्नीज ग्रुप तक 7 तक जाती है। मैग्नीज ग्रुप तक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर वो वैलेंसी फिर डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो क्रोमियम का हाइड्राइड CrS2 होना चाहिए, CrS3 होना चाहिए, CrS6 होना चाहिए, बट बना क्या रहा है वो? CrH बना रहा है। तो जो हाइड्राइड बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी नहीं बन रहा। ये स्पेशल कंपाउंड्स है। सर +1 स्टेबल नहीं हो सकता किसकी? क्रोमियम की D5 कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल देखो, क्रोमियम जो है वो +1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तुमने तो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा है, तो डी एंड एफ ब्लॉक में आप देखो जो है कि +2 जो है इनकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम में +1 मिलती है। देखो मिलती का मतलब अब इसी को +1 मान लो तुम, लेकिन ये एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। क्योंकि हम जनरल सेंस में क्या बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि NS2 NDX है, N-1DX है, NS2 N-1DX, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो वो NS वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो 2 निकलेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। तो एक्सेप्शनल है ना, अरे एक्सेप्शनल है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक NS वाला इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस प्रोसेस में एक तो NS वाला निकल जाएगा और एक जो है यहाँ N-1D से निकलता है। तो दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये बात क्लियर हो गई। फिर वो आगे बोल रहे हैं अर्लियर इट वाज थॉट दैट इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिसेस इन मेटल लैटिस producing distortion without any change in its type, consequently they were termed as interstitial hydride। तो पहले क्या समझते थे कि जो मेटल का लैटिस है उसी लैटिस में प्रेजेंट इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हाइड्रोजन आकर के फिट हो जाता, इसीलिए इनको क्या बोला गया? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोला गया। बाद में जब फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि हाइड्राइड का जो हाइड्राइड में जो मेटल का लैटिस है और पेरेंट मेटल का जो लैटिस है वो अलग अलग, यानी कि हाइड्रोजन के आने से मेटल का लैटिस बदल जाता है। 4 एक्सेप्शन है, 4 मेटल है जो एक्सेप्शन है। कौन कौन से वो याद रखने हैं आपको। However, except for nickel, palladium, cerium, and actinium hydrides, hydride lattice is different from parent metal. Hydride lattice is different from parent metal, ये होना चाहिए। तो जो की पॉइंट्स हैं वो दिमाग में आ गए। अब देखो अब इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन है वाटर के रिगार्डिंग। उससे पहले आप देखो एक क्वेश्चन भी गिवन है जरा एनसीईआरटी में, बोले कैन फॉस्फोरस विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म pH5? क्या फॉस्फोरस pH5 बना पाएगा? फॉस्फोरस PCl5 तो बना लेता है, PF5 बना लेता है, क्या फॉस्फोरस pH5 बना पाएगा? जवाब है नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? देखो एक तो मतलब जो है एक एक्सप्लेनेशन ये भी देते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है
वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल को एक्टिवेट कर देते हैं फॉर बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल को बॉन्डिंग के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। और अगर डी ऑर्बिटल को बॉन्डिंग के लिए एक्टिवेट करेंगे तो फिर एटम ऑक्टेट एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल को एक्टिवेट कर सके। और अगर वो सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल को एक्टिवेट नहीं करता तो फिर फास्फोरस अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। pH5 बनेगा तो फास्फोरस को ऑक्टेट एक्सपैंड करना होगा, जो एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब जरा इनका एक्सप्लेनेशन को देखो, और स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं? बोले ऑल्दो फास्फोरस एग्जिबिट्स +3 and +5 oxidation states, it cannot form pH5. Besides some other considerations, high heat of atomization value of dihydrogen. अब वो अदर कंसिडरेशन में जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल को कौन एक्टिवेट कर सकता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल को एक्टिवेट नहीं करता। इसीलिए आप देखोगे हाइड्राइड के केस में कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन आपको नहीं दिखेगा। हाइड्राइड के केस में कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं दिखेगा। उसके पीछे एक वजह यह भी होती है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन कभी नहीं चाहता कि सेंट्रल एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए। हाइड्रोजन जो है कभी भी ये नहीं चाहेगा कि सेंट्रल एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए। वो सेंट्रल एटम को कहां रखना चाहता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रखना चाहता है। ठीक है, पहले एक बार ढंग से इस एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो बोला गया ऑल्दो फास्फोरस exhibits +3 and +5 oxidation states, it cannot form pH5. तो अगर आप pH5 को देखोगे तो pH5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होनी चाहिए, pH3 में +3 होनी चाहिए। वैसे +3 नहीं लेते हम, pH3 में -3 लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फास्फोरस की ज्यादा है, तो उस हिसाब से। बट ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आता है, ये आपको पता है। अगर आप एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो बोला कि इट कैन नॉट फॉर्म pH5 बिसाइड सम अदर कंसिडरेशंस, हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन वैल्यू ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन do not favor to exhibit the highest oxidation state of phosphorus. हाइड्रोजन के साथ दो प्रॉब्लम है। पहली बात, हाइड्रोजन का हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? ज्यादा है। हाइड्रोजन को एटोमाइज कैसे करोगे भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसका हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है? हाई है। इसको आप हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन है हाइड्रोजन के केस में। और क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या है? लो है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू लो है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो फास्फोरस जो 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है pH5 में, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बोल रहा है कि why phosphorus do not form pH5?
Why phosphorus do not form pH5? तब बोलोगे because during the formation of pH5, ठीक है, high bond dissociation enthalpy of hydrogen and low electron gain enthalpy of hydrogen, ठीक है, is involved. High bond dissociation enthalpy of hydrogen and low electron gain enthalpy of hydrogen. तो ना तो HH बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा आसानी से, और ना हाइड्रोजन एटम जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, इसलिए वो pH5 नहीं बना पाता। और मैंने क्या बताया एक्सप्लेनेशन? अब ये बोलोगे कि हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस का डी ऑर्बिटल एक्टिवेटेड नहीं होगा। और क्या बताया? हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो सेंट्रल एटम को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रखना चाहेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं। अब आप देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है भाई? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वाटर। अब जरा देखते हैं इसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स को कवर किया है या नहीं। देखो खाली नहीं होगा, सब भरा हुआ है। अब वाटर लिखा हुआ है लेकिन कहानी कुछ और चल रही है। तो बोले कैन फास्फोरस विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म pH5? ठीक, तो यहां पे बोल रहे हैं कि नो, बिकॉज फॉर pH5 फास्फोरस शुड हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +5 वेयर एज हाइड्रोजन -1। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या है, एक तो ये H2 एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हीट ऑफ एटोमाइजेशन इन्वॉल्व होगा, और इधर जो है बोल रहा है कि फिर जो हाइड्रोजन एटम बना है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H- बनाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो बोले कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई, bond dissociation energy of hydrogen is very high, which is not compensated by heat released during gain of electron by hydrogen atom। भाई आपने हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया है, उसको ब्रेक करने में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो वो एनर्जी कंपनसेट भी तो होनी चाहिए। कहां से कंपनसेट होगी? इस उम्मीद के साथ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनर्जी रिलीज होगी, उससे कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। इसका मतलब कि जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है वो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो फॉर्म क्यों होगा? तो यहां पे बोले कि व्हाई फास्फोरस फॉर्म कंपाउंड PF5 एंड PCl5 बट नॉट PH5। तो अब यहां पे बोले कि बिकॉज इन केस ऑफ हैलोजन लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन देयर हीट ऑफ एटोमाइजेशन that is bond dissociation enthalpy could be easily overcome by their high electron gain enthalpy। अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन के केस में क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है। ठीक है, तो हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उससे ज्यादा हीट रिलीज हो जाएगी जब हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए वो बना लेगा। एक्सपेंशन वाला जो फैक्टर है वो भी एक डी ऑर्बिटल का एक्टिवेशन। कौन सा फैक्टर, क्या नाम है? डी ऑर्बिटल का एक्टिवेशन वाला फैक्टर नहीं होता, तो हाई टेंपरेचर पर नहीं, हाई टेम्परेचर पे तुम बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहते हो, हाई टेम्परेचर पे तो बॉन्ड फॉर्मेशन वैसे भी नहीं होगा, बल्कि हाई टेम्परेचर पे तो बॉन्ड ब्रेक होता है। अब तुम मान लो कि हाई टेम्परेचर चलो बना लिया तुमने, ठीक है, और लोअर टेम्परेचर पे वो अनस्टेबल है, तो वापस वो उसी फॉर्म में पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सिस्टम हमेशा चाहेगा स्टेबल फॉर्म में रहना,
जहां स्टेबिलिटी होगी वो उसी फॉर्म में रहेगा। एलिमेंटल फॉर्म में तो एलिमेंटल फॉर्म में होगा, कंपाउंड के फॉर्म में तो कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अल्टीमेटली तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपने बना भी दिया कंपाउंड को, अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होगा। वही तो कंपाउंड है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। अब जरा देखो वाटर, तो वाटर में क्या गिवन है भाई? अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 65% and some plants have as much as 95% water. ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर होता है और कुछ प्लांट में तो ये 95% तक हो सकता है। It is a crucial compound for the survival of all life forms. It is a solvent of great importance. The distribution of water over the earth's surface is not uniform. The estimated वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज गिवन इन टेबल 9.2। अब यहाँ पे परसेंटेज तो आपको नहीं देखना है, लेकिन सोर्स मतलब वाटर का मेजर सोर्स कौन है, उनका ऑर्डर ऑफ एबंडेंस जो है ना, वो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा वाटर कहाँ है? ओशंस के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा वाटर है? पोलर आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर है। फिर आप देखो सलाइन लेक्स, फिर सॉयल मॉइस्चर के फॉर्म में, फिर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। 0.005, हाँ लेक्स के बाद फिर सॉयल मॉइस्चर। तो अब ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओशन, उसके बाद पोलर आइस, ग्राउंड वाटर, लेक्स, ठीक है। इसने अपने तरीके से इसको नोट कर लिया, ठीक है। नहीं, बस मेजर सोर्स याद रखो, सबसे ज्यादा वाटर कहाँ है? ओशंस के पास। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहा है कि इट इज अ कलरलेस and tasteless liquid. Colorless and tasteless liquid. Its physical properties are given in table 9.3 along with the physical properties of heavy water. तो टेबल को देख लो भाई। मॉलिक्यूलर मास हेवी वाटर का ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट हेवी वाटर का ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और इंप्रूव्ड होंगी। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेटा अवेलेबल नहीं है हैवी वाटर के लिए, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब ऑब्जर्व होती है? ये 4.98 है क्या है? अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो कितना होगा? 3.98। अच्छा 3.98 डिग्री सेल्सियस। और हैवी वाटर के लिए कितना है? 11.2 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने इसके लिए बताया था आपको कि जो केस लाइक स्ट्रक्चर है आइस का या हैवी वाटर में, जो केस लाइक मतलब उसके आइस में जो केस लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो केस लाइक स्ट्रक्चर हायर टेम्परेचर पे ब्रेक होगा बिकॉज ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। डिस्कस किया ना कि heavier isotopes, bond formed by heavier isotopes is always stronger than that of bond formed by lighter isotopes, उस फैक्ट के बेसिस पे। मैक्सिमम डेंसिटी ऑब्वियसली डेंसिटी जो है ये हैवी वाटर की ही ज्यादा होगी, विस्कोसिटी भी हैवी वाटर की ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये याद रखना है आपको,
वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हैवी वाटर से ज्यादा है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर में चेंज के साथ वैल्यू चेंज होगा। हाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 81 लेते हैं वाटर। तो आप देख रहे हो कि सारी वैल्यूज हैवी वाटर की वाटर से ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ दो। बस ऑर्डर, वैल्यू नहीं, ऑर्डर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का हैवी वाटर से ज्यादा है, बाकी कुछ भी आप कंपेयर करोगे तो। अब ये पता नहीं, इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर पे 81 लेते हैं। जब एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब जरा देखो, बोला द अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द कंडेंस्ड फेज are due to the presence of extensive hydrogen bonding between water molecules. This leads to high freezing point, high boiling point, high heat of vaporization, and high heat of fusion in comparison to H2S and H2SE. In comparison to other liquids, water has a higher specific heat. Water का specific heat, thermal conductivity, surface tension, डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दूसरे लिक्विड के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड्स वाटर हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डायपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। These properties allow water to play a key role in the biosphere. तो इसी वजह से बायोस्फीयर में वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The high heat of vaporization and heat capacity are responsible for moderation of the climate and body temperature of living beings. ठीक है, तो जो वाटर की हाई हीट कैपेसिटी है और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये क्या करता है, मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। ठीक है, जबकि मतलब सी के किनारे वाला जो एरिया है वहां पे अगर आप देखोगे वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन कम होता है। और अगर आप इधर देखो, इधर क्या है सिचुएशन, विंटर्स में कहा जाता है और समर्स में कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, इस बात को समझ लो। बोले कि इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। अब पता चला कि आपको भी टेम्परेचर मॉडरेशन फील करना है तो फिर रिवर के किनारे जाकर के बैठ जाओ, रात में ठंड नहीं लगेगी। तो भाई उसके लिए बड़ा सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी होता है लेकिन उतना नहीं हो सकता। समुद्र के बराबर पानी है तुम्हारे अंदर। पता लगा पूरा का पूरा पानी ही फ्रीज कर गया। तो बोले इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। वाटर के अंदर बोल रहा है कि जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिवली हो पाता है। क्यों हो पाता है इफेक्टिवली भाई? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा तो इंटरआयनिक इंटरैक्शन क्या होगा, कम होगा। इंटरआयनिक इंटरैक्शन कम होगा तो आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे। So it is an excellent solvent for transportation of ions and molecules required for plant and animal metabolism.
Due to hydrogen bonding with polar molecules, even covalent compounds like alcohol and carbohydrates dissolve in water. तो ये आयनिक कंपाउंड को तो डिसॉल्व कराता ही है, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड को भी अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है। ठीक, क्यों करा लेता है भाई? क्योंकि ये उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ये उनको डिसॉल्व कराता है, इसीलिए ये एक अच्छा सॉल्वेंट है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी और आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो ये सारी बात क्लियर हो गई भाई? मैं समझता हूं कि यहाँ पे आपको कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फटाफट फटाफट देख लो। पहला पॉइंट क्या है? कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड है। फिर क्या? वाटर डोमिनेट्स ओवर हैवी वाटर ओनली इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन ऑल अदर केसेस हैवी वाटर डोमिनेट्स ओवर वाटर। ठीक है, ओवर वाटर। फिर बोला है कि द अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लाइक क्या? हाई फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन। As for when it was H2S, जब आप लिखिएगा वो ऐसे होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। The unusual properties of water like high freezing point, boiling point, heat of vaporization, heat of fusion, ये किसके कंपेयर में? H2S, H2SE, H2TE के कंपेयर में बोल रहे हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सब वैल्यूज जो है वाटर में ज्यादा होती हैं उस ग्रुप के दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रेट के कंपेयर में। फिर बोले कि इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड्स वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डायपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर इज ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी। अगला पॉइंट बोल रहा है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल्स इवन कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट्स डिसॉल्व इन वाटर। इट आल्सो डिसॉल्व्स आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व करता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व करता है। फिर वाटर का स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया। तो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, बेंड शेप होगा। यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 104.5 डिग्री है, क्योंकि लोन पेयर अपने लिए ज्यादा रूम चाहता है। बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। फिर बोला है कि इट इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल, इट्स ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर इज शोन इन फिगर बी। ये सब तो आप समझ ही सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होगा? ऑक्सीजन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा ओवरलैपिंग में? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन के हैं उनके साथ हाइड्रोजन एक्सियल ओवरलैप करेगा, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट। The crystalline form of water is ice. At atmospheric pressure, ice crystallizes in the hexagonal form. अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखो, नीचे बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं हेक्सागन बन रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे बीच बीच में। और थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा है। तो ये हेक्सागन है भाई, चेयर फॉर्म बोलते हैं इसको। चेयर पे बैठ करके चीयर करो। ठीक है,
ये चेयर है, चेयर। क्या बोल रहा? हाँ, चेयर फॉर्म ये सबसे स्टेबल रिंग होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में बोला है कि आइस हैज अ हाईली ऑर्डर्ड 3-dimensional हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। एग्जामिनेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स विथ एक्स-rays shows that each oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atoms at a distance of 276 picometer. एक ऑक्सीजन एटम को अगर कंसीडर करें तो उसके सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं और ये ऑक्सीजन उससे 276 पिकोमीटर डिस्टेंस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो इधर भी H2O प्रेजेंट होगा और यहां भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल इधर भी प्रेजेंट होगा। तो अगर आप एक ऑक्सीजन को देखोगे तो एक ऑक्सीजन सराउंडेड होगा कितने मॉलिक्यूल से, कितने ऑक्सीजन से? 4 ऑक्सीजन से। ठीक है, अगर हम इस ऑक्सीजन को कंसीडर करें तो ये 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन डायरेक्टली उस ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी बता रहे हैं यहाँ पे? 276 पिकोमीटर। ये चारों लेंथ बराबर होंगे। आगे बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर विथ वाइड होल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। इनफैक्ट ये केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें कई बार गैसियस मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं और अगर उस केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स ट्रैप हैं तो ऐसे कंपाउंड को क्लैथरेट बोलते हैं। क्लैथरेट, CLATH RATE, क्लैथरेट, CLATH RATE, क्लैथरेट कंपाउंड्स। हाँ, गैसियस मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। कई बार आइस के अंदर हीलियम मिल जाती है। नहीं, पोरस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर है ना। तो हीलियम जो है, हीलियम आइस के अंदर क्लैथरेट के फॉर्म में मिल जाता है। तो बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर विथ वाइड होल्स। दीज होल्स कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अप्रोप्रिएट साइज इंटरस्टिशियली। ये जो क्लैथरेट है, हम क्लैथरेट कंपाउंड बोलते हैं, बट ऐसे जो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड तो तब होगा ना जब वो बॉन्ड बना करके एग्जिस्ट करेगा।
वहां तो क्या है, केज है, केज में आकर के वो मॉलिक्यूल ट्रैप हो गया। क्लियर? देखो ये क्लैथरेट्स के बारे में यहाँ पे गिवन भी है। क्लैथरेट्स क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट केज, क्या होता है सॉल्वेंट केज, तो बोल रहे हैं कि दोज कंपाउंड्स विच गॉट ट्रैप्ड इन केस ऑफ आइस, दोज कंपाउंड्स विच गॉट ट्रैप्ड इन केस ऑफ आइस, उनको क्लैथरेट बोलते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड क्लैथरेट। दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड विथ आइस, वो जो मॉलिक्यूल है वो आइस के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन एटसेट्रा। तो फिर यहाँ पे बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ ओपन टाइप स्ट्रक्चर विथ वाइड होल्स, these holes can hold some other molecules of appropriate size interstitially। तो ये वही एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को डिस्कस किया गया है। हाँ, मैं यही बोलने वाला था, आपके मन की बात ही बोलने वाला। तो अब कल तो होगी नहीं क्लास, कल सैटरडे है, परसों संडे है, कल कोई डाउट क्लास की जरूरत है? रिडॉक्स में जैसे आपको एक रिएक्शन दे दिया अनबैलेंस फॉर्म में, रुक पहले टाइप समझ, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता दिए ए बी सी डी। अब आपसे पूछ सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम कितना होगा, या आपसे ये बोलेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बाई डी क्या होगा, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा तभी तो कोफिशिएंट को पता कर पाओगे। और उसके अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिटर्मिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, उसके अलावा जो है अगर आप देखोगे तो वो जो रिडॉक्स टाइट्रेशन बताया हुआ है, टाइट्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, मोल कंसेप्ट में, हाँ सब कुछ तो इधर आ ही गया। मोल कंसेप्ट, वैलेंसी फैक्टर डिटर्मिनेशन तो इधर बताइए। अब वैलेंसी फैक्टर डिटर्मिनेशन, वैलेंसी फैक्टर के एप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं, और पूरा टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, इस पे इसको तैयार करना है। गुड आफ्टरनून सर। तैयार आप बुकलेट से करो, नोट से करो, क्लास में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं सारे प्रॉब्लम्स के टाइप को अच्छे से समझो। जो लेक्चर मैंने एक शेयर किया था उसको देख लिया है, हाँ मौज करो।